हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस समय पर विश्व पटल पर अगर आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो पॉलिटिक्स जो है वो अपने चरम पर है और खुले तौर पर अलग अलग रेडिकल और नेशनलिस्टिक या यूं कहें एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक फोर्सेस इस तरीके से उभर कर सामने आ रही हैं और खासकर इस्लामिक देशों में जिस तरीके की उथल पुथल देखने को मिल रही है, आने वाला समय थोड़ा खतरनाक नज़र आ रहा है। लेकिन सिचुएशंस का एनालिसिस हर इंसान को करना ज़रूरी है ताकि पता रहे कि आगे के ऊंट किस करवट बैठेगा या दुनिया किस तरफ जा रही है और उस बदलती दुनिया में भारत और भारत में रहने वाले किस तरफ कहाँ खड़े हैं। यहाँ मैं इस समय बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट में चलने वाले क्राइसिस यानी संकट की। अगर उस संकट को मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पैराडाइम शिफ्ट है और जिस तरीके का वो पैराडाइम शिफ्ट है उसे अगर नहीं समझा तो आने वाला समय जो है वो हमारे को एक तरीके से नेगेटिव लेगा या गालियां बकेगा या यूं कहेंगे कि भारत के जो इस समय इस पीढ़ी के जो लोग थे वो समझा नहीं पाए या व्यवस्था को नहीं समझे, जिसकी वजह से भारत पीछे रह गया। असलियत में अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम को अगर आप समझें तो यहाँ पर इस समय पर जो दुनिया का सबसे एक देश इम्पॉर्टेंट, तो क्या सभी देश इम्पॉर्टेंट हैं, एक देश जो इस समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो किसी टाइम पर पहले चाइना होता था, पिछले कुछ दिनों से फ्रांस जो है वो इस समय पर चर्चा में है। और फ्रांस की इस चर्चा का सबसे बड़ा कारण है रेडिकल इस्लामिक अटैक। और इस रेडिकल इस्लामिक अटैक्स के अगेंस्ट अगर आप मोटे तौर पर देखें, रेडिकल इस्लामिक अटैक्स के लिए अगर आप देखें तो उसको रोकने के लिए उठाई जाने वाली स्टेप्स, तो यहाँ फ्रांस में आप देखेंगे कि एकदम से एकाएक ये रेडिकल इस्लामिक अटैक्स खासकर 2020 में और पिछले 1-1.5 महीने में किस तरीके से ऐसे बढ़ गए कि मामला जो है वो फ्रांस को इस तरीके से फ्रांस को निपटाने के लिए इस मामले में फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और देश के अंदर अपनी सेना जो बाहर सड़कों पर घूम रही है उसका नंबर डबल करना पड़ा। उसके पीछे रीजन समझिए। असलियत में यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्लाम यहाँ पर एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसमें का रिलीजन यानी धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म को यहाँ पर एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो फ्रांस का यहाँ पर मामला क्या चल रहा है, तो असलियत में फ्रांस जिस चीज से गुजर रहा है या जिस पीड़ा से गुजर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, कोई डाउट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, टर्की है। वो कैसे और किस तरीके से टर्की ने ये खेल इस तरीके का खेल रखा है और टर्की के अंदर एर्दोगान जो है उसने ये खेल खेल रखा है। एर्दोगान ने ये खेल इस तरीके से खेल रखा है कि केवल फ्रांस नहीं बल्कि ये जो अरब वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया इस पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर भी मामला खराब है। अरब वर्ल्ड भी इसकी इस चाल में फंस चुका है। कैसे, वो समझिए। एर्दोगान का सपना वही टर्की के ऑटोमन ड्रीम को पूरा करना कि जिस तरीके से हम किसी टाइम पर ऑटोमन एम्पायर बहुत ताकतवर हुआ करता था, यानी हम ताकतवर हुआ करते थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप देखेंगे तो एर्दोगान का एक ऑटोमन ड्रीम है कि अब ये दोबारा से ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य या ओस्मानिया साम्राज्य को ताकतवर देखना चाहता है। ऐसे में इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो है वो देखना चाहता है, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को ये देखना चाहता है या एस्टेब्लिश करना चाहता है, और जो इस समय पर सऊदी अरेबिया के पास है, OIC के मामले में या कैसे भी मामले में। अगर आप सऊदी अरेबिया या इस अरब वर्ल्ड को देखोगे तो यहां पर ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यहां पर मक्का मदीना मौजूद है। यहां ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं, यहां मक्का मदीना मौजूद हैं। तो सवाल यहां पर यही है कि एर्दोगान ने असलियत में किया क्या। एर्दोगान ने सबसे पहले
इस मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट का कंसेप्ट शुरू किया। इस मुस्लिम वर्सेस रेस्ट के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो एक टारगेट इंडिया भी था और इंडिया के अंदर एक टारगेट था कश्मीर। तो ऑब्वियस सी बात है इस कश्मीर इशू को उठाकर, क्योंकि इस कश्मीर इशू को इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम इशू प्रोजेक्ट किया जाता है, मुस्लिम पॉपुलेशन के इशू को प्रोजेक्ट किया जाता है। दो देशों के बीच के इशू या दो तरीके के टेरिटोरियल इशू के रूप में नहीं, बल्कि इशू ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। है ये पॉलिटिकल इशू, बंटवारे के टाइम पर दो अलग अलग हिस्से हुए थे। अब ऐसी सिचुएशन में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे दो रीजन के दुनिया को मैसेज जाएगा, इस्लामिक वर्ल्ड को मैसेज जाएगा कि खुलकर इस्लामिक देशों, इस्लामिक पॉपुलेशन के मामले में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन दिया जा रहा है। कश्मीर के लिए ये एक वॉरियर के फॉर्म में उभर रहा है। यही वॉरियर का जो दोगलापन है, इसी एर्दोगान का जो इस्लाम के नाम पर दोगलापन है, वो चीन के मामले में नजर आता है, जब अपने यहां शरणार्थी रिफ्यूजी उइगर मुस्लिम्स को जानबूझकर तुर्किस्तान भेजता है और वहां से चीन उन जो रिफ्यूजीज हैं या जो भगोड़े हैं उनको अपने देश में ले जाता है। दोगलापन है मुसलमानों के नाम पर इसका, लेकिन राजनीति है। राजनीति के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। धर्म सिर्फ चाशनी का काम करता है, धर्म सिर्फ लोगों को स्वाद देने का काम करता है, राजनीति अंदर काम करती है। यहां राजनीति धर्म को कैसे इस्तेमाल कर रही है उसे समझिएगा। तो अरब वर्ल्ड का ओआईसी 56 देशों के ऊपर डोमिनेंस, अब इस डोमिनेंस को भी खत्म करना है। और अरब वर्ल्ड के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और मिलिट्री पावर भी इसके पास नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में ये दो लोग जो हैं, ये जो अरब वर्ल्ड के देश हैं, या तो वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को भी अलग करना था, इनको अलग थलग करना था और कमजोर करना था कि कैसे भी करके इनका, या तो इनके अंदर जो डिक्टेटर्स हैं उनके खिलाफ उन्हीं की जनता को भड़का दिया जाए या फिर इन्हें इन देशों से अलग कर दिया जाए। दोनों सिचुएशन में अरब देश जो हैं वो कमजोर होंगे। जब यहां ये सिचुएशन थी तो उसके लिए टर्की ने क्या किया, जानबूझकर हर जगह पर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का कार्ड खेला और खुलकर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन इशू को भड़काया। इस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन इशू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आर्मेनिया अजरबैजान वॉर था। इस रीजन में वॉर को भड़काया और इस हद तक भड़काया ताकि आर्मेनिया के समर्थन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन आए। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान वॉर को भड़काया और इस तरीके से भड़काया कि आर्मेनिया के समर्थन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन आए और वो आई भी, और अमेरिका के शहरों के अंदर आर्मेनिया के पक्ष में क्रिश्चियन होने के नाते प्रोटेस्ट होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। फ्रांस के अंदर भी आर्मेनियंस की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो वहां पर भी प्रेशर बनने लगा और फ्रांस को जानबूझ या मजबूरी के अंदर कहो या कैसे भी आर्मेनिया के इशू में इंटरफियर करना पड़ा और आर्मेनिया को सपोर्ट करना पड़ा। जैसे ही आर्मेनिया और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट आर्मेनिया को आया, एर्दोगान यही तो चाहता था। अब एर्दोगान खुलकर टर्की को, एर्दोगान टर्की के साथ, मतलब एर्दोगान ने डिक्लेयर किया कि टर्की खुलकर अजरबैजान का साथ देगा, क्योंकि ये वॉर जो है वो क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम हो चुकी है। अब जैसे ही ये वॉर क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम या क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का वॉर डिक्लेयर हुआ,
ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में यह दिखाई दिया कि सऊदी अरेबिया से लेकर दूसरे देश जो मुसलमानों का हमदर्द या लीडर बनने की कोशिश करते थे, वो सारे के सारे तो चुप हैं, और टर्की अकेला ऐसा है जो मुसलमानों की लीडरशिप कर रहा है, हर जगह पर खड़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में क्रिश्चियंस अगर उठेंगे तो एंटी क्रिश्चियनिटी वाला जो फैक्टर इस्लाम के अंदर है वो भी उठेगा, वो भी उछलेगा। तो इसीलिए आर्मेनियन इशू के बाद एकदम से जिस तरीके से चार्ली हेब्दो से लेकर दूसरे मामले खड़े हुए और एंटी मतलब रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस चाइना फ्रांस में एकदम से एक्टिव हुई, उसका नतीजा आप लोग देखेंगे कि फ्रांस में एकदम से एंटी क्रिश्चियन फोर्सेस या यूं कहें रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस एक्टिव हुई, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और अकेले फ्रांस में कहाँ, रियाद से भी खबर आई थी कि रियाद के अंदर जो काउंसलेट थी, या सऊदी अरेबिया में फ्रेंच काउंसलेट के अंदर एक गार्ड के ऊपर एक अरब ने हमला कर दिया। अब ये खबरें दुनिया के लगभग हर देश से आनी शुरू हो जाएंगी, यानी पूरे का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज चला गया कि ये जो क्रिश्चियंस हैं ये हमारे दुश्मन हैं, हमला करो। टर्की चाहता था, और इसमें लीडर कौन, टर्की। अपने यहाँ वाले भी बतेरे पहुंचे हुए थे, आमिर खान इसका बेस्ट एग्जांपल है। टर्की के अंदर लाल सिंह चड्ढा की वो जो मूवी की शूटिंग करने के दौरान जिस तरीके से टर्की के प्रीमियर से मिलके आए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहाँ कुछ ना कुछ पॉलिटिकल खिचड़ी या फिर इस्लामिक पॉलिटिक्स की जो खिचड़ी इंडिया में पकाना चाहते हैं, उसका सपोर्ट या मटीरियल तुर्की से लेके आए हो या कोई प्लान डिस्कस करके आए हो। तो ज़रूरी थोड़ा ना वो मीटिंग सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही रही होगी, वो मीटिंग अंदर खाते बहुत सारी रही होंगी, जिसका अंदाज़ा आपको और हमें नहीं है, खुफिया एजेंसियों को हो सो हो। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो टर्की ने फ्रांस के अंदर जो एक रेडिकलिज्म का बिगुल फूंक दिया, अब फ्रांस उसी में उलझ गया। टर्की के अंदर ऐसा कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि 99% जो है वो टर्की के लोग जो है, टर्की की पॉपुलेशन मुस्लिम है। यहां टर्की जो है वो ग्रीस से जिस तरीके से उलझा हुआ है, ग्रीस और फ्रांस के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, और ग्रीस का टर्की का ग्रीस से उलझना डायरेक्ट चैलेंज है फ्रांस से उलझने का। लीबिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि लीबिया के अंदर दो गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, और टर्की और फ्रांस यहां पर भी आमने सामने है। शॉर्ट में आप देखेंगे कि असलियत में टर्की ने पूरे फ्रांस को फंसा रखा है। अब यहां अरब वर्ल्ड कहां खड़ा है? सबसे पहले याद कीजिए फ्रेंच गुड्स का बायकॉट फ्रेंच गुड्स की जो कॉल थी वो सबसे पहले किसने दी? बायकॉट फ्रेंच गुड्स की सबसे पहली जो कॉल थी, बायकॉट फ्रेंच गुड्स की सबसे पहली कॉल टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने दी। जब टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बायकॉट फ्रेंच गुड्स की कॉल दी तो पूरी दुनिया उसको रिस्पॉन्ड करती है कि हां बायकॉट फ्रेंच गुड्स। वरना वही सऊदी अरेबिया था जो थोड़े दिन पहले बायकॉट टर्किश गुड्स का आरोप लगा रहा, शोर मचा रहा था कि बायकॉट टर्किश गुड्स। वो टर्किश गुड्स का तो मामला साइड में, अब बायकॉट फ्रेंच गुड्स। इससे उसे क्या फायदा? इससे फायदा ये कि सऊदी अरेबिया और जितने भी अरब वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, अब उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम होने के नाते अपने ही रूलर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी कि डिक्लेयर द स्लोगन ऑफ या डिक्लेयर द पॉलिसी ऑफ बायकॉट फ्रेंच गुड्स। अब दबाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अरब वर्ल्ड के जो देश हैं ये दुविधा में आएंगे कि या तो अपनी जनता के विरुद्ध जाओ, क्योंकि जनता का लीडर चाहते ना चाहते टर्की का एर्दोगान बनता जा रहा है, इसलिए या तो टर्की के विरुद्ध जाओ या फिर किसके विरुद्ध जाओ? यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के विरुद्ध जाओ, जहां से टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मिलती है, आर्मी सपोर्ट मिलती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अरब कंट्रीज के जो डिक्टेटर्स हैं वो फंस गए और एर्दोगान ने इनको भी फंसा दिया। असलियत में एर्दोगान ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर अपनी दावेदारी ठोकने के लिए, अपनी लीडरशिप की दावेदारी ठोकने के लिए इस तरीके का एक चक्रव्यूह रचा हुआ है, इस तरीके का
एक चक्रव्यूह रचा हुआ है जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज फंसी हुई हैं रेडिकल इस्लाम के नाम पर, अरब कंट्रीज फंसी हुई हैं इस्लाम को सपोर्ट के नाम पर, इंडिया जैसी कंट्रीज या पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है और इंडिया जैसी कंट्रीज फंसी हुई हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी में भले ही मेजॉरिटी ना हो लेकिन माइनॉरिटी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। और दुनिया के बाकी देश की जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एर्दोगान अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते एर्दोगान का खुलकर ना तो विरोध कर पा रहे और मजबूरी में समर्थन करना पड़ रहा है। और यही एक सिचुएशन है कि इस ऑटोमन ड्रीम ने पूरी दुनिया को इस टाइम पर, एक इंसान की ऑटोमन ड्रीम ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ है। और डिस्टर्ब भी छोटे मोटे तौर पर नहीं, पूरी दुनिया को इस्लाम वर्सेस ऑल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जहां इस्लाम या मुस्लिम्स माइनॉरिटी में होंगे वहां वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो पहले वो एग्रेसिव अटैक्स करेंगे और उनके ऊपर अटैक होंगे। जहां मेजॉरिटी में होंगे वहां अगर यूनाइट होते हैं तो एर्दोगान के पीछे, अगर डिवाइड होते हैं और आपस में लड़ते हैं तो मामला वैसे खराब। तो मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है एक आदमी की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के चलते। आगे सिचुएशंस किस तरीके से जाती हैं उसके ऊपर सवालिया निशान, हम उसके ऊपर सवाल जवाब करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।